हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और मेडनेक्स बाय डॉक्टर एटू। आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट। तो सबसे पहले बात करते हैं रेट कंट्रोल की। रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, 150 से 300 बीट पर मिनट। और मैं बात करूं ओनली एट्रिया की रेट की तो वो होती है 300 से 600 बीट पर मिनट। ओवरऑल जो बात करें हम 150 से 300 बीट पर मिनट, तो इस रेट को कंट्रोल करना जरूरी है, वरना होगा क्या, इतने रेट पे ओनली वाइब्रेशन होते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। और वाइब्रेशंस की वजह से यहाँ पे टर्बुलेंस होगा और वहां पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस रहेंगे। थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया और वो थ्रोम्बस वहां से पंप आउट हो गया तो वो जहां कहीं भी जाएगा वहां नुकसान करेगा। इसलिए इस रेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन का कारण हो सकता है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से आगे जाकर ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, जो कि इसका बहुत जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। तो रेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब बात करें हम रिदम कंट्रोल की, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आरआर इंटरवल है दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो एबनॉर्मल डिस्टेंस आ रही थी उसको यहां पे हम वापस से नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट करेंगे। जो एबनॉर्मल रिदम चल रही थी हमारी, उस रिदम को नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम मेडिकेशन का यूज कर सकते हैं या डीसी कार्डियोवर्जन का यूज कर सकते हैं। डीसी कार्डियोवर्जन में क्या करते हैं, डिफिब्रिलेटर की मदद से इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं पेशेंट को और जो एबनॉर्मल रिदम है उसको कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल साइनस रिदम में। और रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन टेक्निक, इस टेक्निक से क्या करेंगे, इस टेक्निक से जो एबनॉर्मल फोकाई है उनको कैथेटर की मदद से जला के डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब हम इनकी डिटेल में बात करते हैं। पहला हमारा रेट कंट्रोल। रेट कंट्रोल क्यों जरूरी है वो देखते हैं। जो हार्ट रेट चलती है एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन में 150 से 300 बीट पर मिनट, उसको हम कैसे कंट्रोल करें और क्यों जरूरी है कंट्रोल करना। अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर रेट को कंट्रोल नहीं किया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो बात करते हैं रेट। मैंने यहाँ पे लिखा 150 से 300 बीट पर मिनट एट्रियल फिब्रिलेशन में रेट होती है। एट्रियल रेट की बात करें अगर एट्रियम की, तो एट्रियम की रेट 300 से 600 बीट पर मिनट होती है। उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड है, जो रेट है, वो 300 से 600 होती है एट्रियम की। और ओवरऑल देखें हम तो 150 से 300 रेट हमें देखने को मिलती है एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में। एग्जांपल लिया हमने, एक पेशेंट हमारे पास जिसकी कंप्लेन है चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, घबराहट। ये पेशेंट कंप्लेन करके आया है कि पिछले उसको कुछ घंटों से चेस्ट पेन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है पेशेंट को। छाती में दर्द के साथ साथ पेशेंट को पैल्पिटेशन फील हो रहा है, उसको धक 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 महसूस हो रहा है, साथ में उसको घबराहट, उसको बेचैनी, उसको अनइजीनेस सा फील लग रहा है, उसको ठीक नहीं लग रहा है, उसको अनइजीनेस लग रहा है, अनइजीनेस, उसको अनइजीनेस फील हो रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात आ गई चेस्ट पेन और घबराहट की, तो पेशेंट का ईसीजी करके देखेंगे। सबसे पहले ईसीजी करके देखेंगे। जैसे ईसीजी हमने किया तो ईसीजी में हमें पी वेव नहीं दिख रही, कहीं पे भी पी वेव शो ही नहीं हो रही है। और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो अलग अलग अनइक्वल है। जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। हर बार जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है उनके बीच में डिस्टेंस अनइक्वल है। ईसीजी में हमने रिदम देखी यहाँ पे, तो इस तरह की दिख रही है हमें देखने को। ये वाइब्रेशन फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जिनके बीच में हम देखें अगर डिस्टेंस, तो हर बार डिस्टेंस अलग अलग हमें मिलेगी देखने को। तो हम इसको देख के कह सकते हैं कि साहब ये तो एट्रियल फिब्रिलेशन है। और साथ में क्या है, फास्ट वेंट्रिकुलर रेट, वेंट्रिकल्स भी क्या फास्ट बीटिंग कर रहे हैं, फास्ट वेंट्रिकुलर रेट है एट्रियल फिब्रिलेशन विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट। यहाँ पे हमने पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर से कनेक्ट किया, तो हम देख रहे हैं मॉनिटर पे इस तरह से हमें ईसीजी चलती हुई दिख रही है पेशेंट की। रेट यहाँ पे 178 शो कर रहा है। यहाँ पे इस तरह से पेशेंट का हमें एसपीओ2 जो दिख रहा है वो 95, ये तो हार्ट रेट हो गई, ये एसपीओ2 हो गया। पेशेंट का बीपी दिख रहा है 108/68, पेशेंट का ब्लड प्रेशर दिख रहा है हमें यहाँ पे इस तरह से। रेट की बात कर रहे हैं तो रेट इरेगुलर है। कितनी है, 120 से 250 की रेंज है। कभी तो पेशेंट की रेट 120 आती, कभी 122, कभी 140, कभी 190, कभी 135, कभी 200, कभी 250, कभी 240, फिर वापस से 130, 140, मतलब इरेगुलर है, कुछ भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो भी अनइक्वल है। तो इस तरह की रेट, इतनी ज्यादा अगर रेट होगी तो क्या होगा, इतनी ज्यादा अगर रेट है, इस तरह से हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। जैसे पहले ही बात कर चुके हैं हम, नॉर्मली अगर हम सिंपली हम खुद सोचें, अगर हार्ट हमारा 70 to 80 की रेट पे बीट कर रहा है तो वो इस तरह से पंप करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी में और राइट वेंट्रिकल लंग में पंप कर देगा। अब मैं बात करूं, रेट मोर देन 100 चल रही है, 150, 160, 170, 200 तक, तो इतनी स्पीड से इस तरह से पंप करेगा। 250 तक जा रही तो वो इतनी स्पीड से पंप करेगा कि प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन हो ही नहीं पाएंगे, इजेक्शन हो ही नहीं पाएगा ब्लड का। तो होगा क्या, तो किसी कॉन्ट्रेक्शन तो ब्लड पंप आउट हो रहा है, किसी में नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड का टर्बुलेंस हो गया, एक तरह से अशांति फैल गई वहां पे।
जो एक रिदम बन रही थी ब्लड के फ्लो की, जिस तरह से ब्लड का फ्लो जाना चाहिए, ब्लड बाहर निकलना चाहिए वेंट्रिकल से, वो नहीं निकल रहा है। तो अब क्या होने वाला है, अगर प्रॉपरली ब्लड इजेक्ट नहीं हो रहा है, ब्लड वहीं पे पड़ा हुआ है कुछ टाइम के लिए, तो प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होती है अपने ब्लड के अंदर, वो आपस में चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। प्लेटलेट्स आपस में चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये हार्ट रेट बहुत ज्यादा है तो वेंट्रिकल्स वाइब्रेशंस करेंगे, ऐसे वाइब्रेटिंग मोड पे है वेंट्रिकल्स, इस तरह से वाइब्रेशंस कर रहे हैं ओनली, तो क्या होगा, तो इस तरह से प्लेटलेट आपस में चिपक के थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर देगी। अब ये थ्रोम्बस जब वापस से पंप हुआ ब्लड का और निकल गया, बाय द वे यहां से निकल के आगे चला गया ब्लड स्ट्रीम में, तो जिस जगह पे जाएगा वहां पे ये नुकसान कर देगा, वहां पे क्या करेगा, आर्टरी को ब्लॉक कर देगा। आर्टरी ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, इस्चीमिया होगा उस जगह पे, हाइपोक्सिया होगा और फाइनली नेक्रोसिस हो जाएगा, पार्ट डैमेज हो जाएगा। तो सबसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है एट्रियल फिब्रिलेशन का, वो क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात अगर करें हम एएफ का, तो वो है स्ट्रोक। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो है ब्रेन स्ट्रोक। हुआ क्या, इतनी स्पीड से वाइब्रेटिंग जो कर रहा था, तो क्या हुआ, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया। एएफ था, साथ में फास्ट वेंटिकुलर रेट, इतनी स्पीड से पंप कर रहा है, कितनी 250, लगभग 250 बीट पर मिनट पे वेंट्रिकल पंप कर रहे हैं, है ना, तो वाइब्रेशंस हो रहे हैं ओनली। और जैसे ही मान लो रेट कभी 110 120 आ रही है तो पंप कर पा रहा है बाहर, तो थ्रोम्बस जो है निकल के, जो ये हार्ट में से, ये मैंने एक रफली ड्रॉ कर दिया, थ्रोम्बस यहां फॉर्मेशन हुआ, और ये एओर्टा, एओर्टा से जैसे ये पंप करके थ्रोम्बस ऊपर जाएगा, ब्रेन के अंदर चला गया थ्रोम्बस निकल के, ये ब्रेन है फॉर एग्जांपल, ब्रेन में चला गया थ्रोम्बस, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन, थ्रोम्बस यहां से निकल के हार्ट से निकला और ब्रेन के अंदर चला गया। अब ब्रेन के अंदर जाएगा तो क्या होगा, जिस भी आर्टरी को वो बंद कर देगा जाके, उसके आगे की सप्लाई हो जाएगी बंद, वहां पे हाइपोक्सिया होगा और फाइनली नेक्रोसिस हो जाएगा और वो पार्ट डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा, पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा तो उसको नॉर्मली लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं, इसको लकवा आना। जो पार्ट डैमेज होगा उस पार्ट के अपोजिट जो बॉडी का पार्ट है, जैसे राइट साइड में अगर ब्रेन का पार्ट डैमेज हुआ इस्चीमिया की वजह से या थ्रोम्बस की वजह से, तो राइट में हो तो लेफ्ट साइड में हाथ और पैर में वीकनेस आ सकती है, फेस पे डेविएशन हो सकता है। एक तरीके से मैं कह दूं कि वो हाथ और पैर, फेस जो है वहां पे मसल्स में पावर खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। कम हो जाने की वजह से क्या होगा, लकवा, लकवा हो गया पेशेंट को। पेशेंट अब क्या है, प्रॉपरली अपने हाथ और पैर का मूवमेंट नहीं कर पाएगा जितना इस साइड से कर रहा है। अगर वही चीज लेफ्ट साइड के ब्रेन में हो जाए तो राइट साइड का जो पोर्शन है वो डैमेज हो जाएगा। तो अब क्या करना है साहब, तो अब ये करना है कि अगर इस रेट को कंट्रोल नहीं किया गया तो इस तरह से ये इस्चेमिक स्ट्रोक ब्रेन के अंदर हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए पेशेंट की हार्ट रेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं किया तो ये चीज हो सकती है, बहुत मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ब्रेन स्ट्रोक। अब बात करते हैं रेट कंट्रोल की, तो बीटा ब्लॉकर, जिन दवाइयों के लास्ट में लोल आता है, LOL, लोल आता है, वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं मोस्ट ऑफ, जैसे एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, एस्मोलोल, बाइसोलोल, बाइसोप्रोलोल, है ना, ये सब दवाइयां जिनके लास्ट में लोल आता है। इनसे पेशेंट का क्या होगा, हार्ट रेट भी कम होगा और साथ में बीपी भी कम होगा। तो चांसेस है पेशेंट का एट्रियल फिब्रिलेशन जो फास्ट वेंटिकुलर रेट के साथ में हो रहा है वो सेटल डाउन हो जाए, वहां पे रेट कम हो जाए। और हमें टारगेट हार्ट रेट हमारी क्या है, क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए 100 से 110 के आसपास रेट चाहिए पेशेंट की, या इससे कम हो जाए। जो हमारी हार्ट रेट है वो हमें इतनी चाहिए, वो 100 से 110 के आसपास या इससे कम हो जाए, तो हाँ, तो हमारा पेशेंट एक तरीके से स्टेबल हो जाएगा। अभी चांसेस जो हैं वो स्ट्रोक के कम हो जाएंगे। बीटा ब्लॉकर देखे हमने, बाइसोप्रोलोल या फिर मेटोप्रोलोल। अब बात करें हम जो अस्थमा के पेशेंट है या फिर सीओपीडी के, क्रोनिक लंग डिजीज के, जिनको लंग्स की बीमारी लंबे टाइम से पेशेंट, उन पेशेंट्स में हम बीटा ब्लॉकर यूज नहीं कर सकते। वजह क्या है, क्यों हम यूज नहीं करते हैं बीटा ब्लॉकर को अस्थमा, सीओपीडी या कोई क्रोनिक लंग डिजीज के अंदर? तो होता क्या है, ये दवाइयां क्या करती है, ये दवाइयां करवाती है लंग की जो एयरवेज है हमारी, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, इनमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को सांस में और ज्यादा दिक्कत बढ़ेगी। तो हमें तो पेशेंट की दिक्कत ठीक करनी थी, बल्कि हो गया क्या उल्टा, दिक्कत और बढ़ गई, सांस में दिक्कत भी बढ़ गई। एफ तो चल रहा है जो चल ही रहा है, उसको ठीक करने लगे थे, साथ में सांस की दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई। तो इसीलिए हम यूज नहीं करते हैं। ये मेडिसिन क्या करेगी, ब्रोंको
कॉन्स्ट्रिक्शन, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। तो फिर अब ऐसे केसेस में हम क्या यूज करें, तो फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके पेशेंट का हार्ट रेट और बीपी को कम करेगी, पेशेंट की हार्ट रेट और बीपी को कम करेगी। तो हम अस्थमा के जो केस है या सीओपीडी के केस है या फिर क्रॉनिक लंग डिजीज के, उनमें इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है डिल्टियाजियम, वेरापामिल, हम इनको यूज कर सकते हैं किनमें, जो क्रॉनिक लंग डिजीज के केस है उसमें हम इनको यूज कर सकते हैं जब पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है हमारा विद फास्ट वेंटिकुलर रेट, पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन विद फास्ट वेंटिकुलर रेट हो रहा है, तो हम ये यूज कर सकते हैं सीओपीडी और अस्थमा केस में। अगली ड्रग है हमारी डाइजोक्सिन। अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है साथ में एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो रहा है, अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर के साथ में एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है तो हम पेशेंट को डाइजोक्सिन देंगे। ये ड्रग ऑफ चॉइस है हार्ट फेलियर में, हार्ट फेलियर के केस में हम डाइजोक्सिन देते हैं। ये हार्ट फेलियर को ट्रीट करती है, साथ में क्या करती है, हार्ट रेट भी कंट्रोल करती है, हार्ट को रिलैक्स करती है। हार्ट फेलियर का कोज क्या हो सकता है, मान लो पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन वो बहुत कम है, 25% ही है, उसकी वजह से हार्ट फेल हो गया और साथ में एएफ हो रहा है पेशेंट को, तो हम डाइजोक्सिन को प्रेफर करेंगे। अगर डाइजोक्सिन भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी हमने सब यूज करके देख लिया, लेकिन फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन पेशेंट का, डीसी शॉक देंगे पेशेंट को। डीसी शॉक देके पेशेंट की जो एबनॉर्मल रिदम या एएफ फास्ट वेंट्रिकुलर रेट हो रहा है उसको हम नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारी टारगेट हार्ट रेट है 100 या 110 के आसपास हमें हार्ट रेट लेके आनी पेशेंट की, तो हम डीसी कार्डियोवर्जन करेंगे, इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे और पेशेंट की हार्ट रेट नॉर्मल लेके आएंगे। तो क्या क्या ऐसी कंडीशन है जिनमें हम डीसी कार्डियोवर्जन का यूज करेंगे, तो पेशेंट को हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक हो रहा है पेशेंट को, उसके साथ में मतलब पेशेंट को एमआई तो है इसी साथ में एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो गया है, तो हम कार्डियोवर्जन करेंगे, डीसी कार्डियोवर्जन। पेशेंट शॉक में, हार्ट अटैक की वजह से पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक हो गया है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को डीसी कार्डियोवर्जन करेंगे। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है, पेशेंट का बीपी कम है या पेशेंट को हार्ट फेलियर है, इन केसेस में हम डीसी कार्डियोवर्जन करेंगे। मतलब कुल मिला के पेशेंट अगर अनस्टेबल है और पेशेंट का बीपी कम है किसी भी वजह से, चाहे हार्ट अटैक की वजह से हो, चाहे शॉक हो, चाहे पेशेंट का हार्ट फेलियर हो, अनस्टेबल पेशेंट हो, कुछ भी हो, पेशेंट का बीपी कम है, बीपी कम है, बीपी कम है अगर पेशेंट का, तो हम पेशेंट को प्रेफर करेंगे डीसी कार्डियोवर्जन। तो उससे क्या होगा, पेशेंट का रिदम भी कंट्रोल हो जाएगा, पेशेंट का रेट भी कंट्रोल हो जाएगा, पेशेंट का बीपी भी कम नहीं होगा। ऐसी कंडीशन जहां पे दवाइयां काम नहीं कर रही है तो डीसी कार्डियोवर्जन वहां पे हम प्रेफर करेंगे और पेशेंट को डीसी शॉक देके हार्ट रेट को नॉर्मल करेंगे, हार्ट रिदम को नॉर्मल करेंगे। तो इस तरह से हम पेडल अप्लाई करते हैं। एक तो हमने स्टर्नम पे रख दिया एक पेडल जो लेफ्ट वाला, और राइट वाला हमने अपेक्स पे रख दिया पेशेंट के। इस तरह से दोनों पेडल अप्लाई किए। यहाँ पे कार्डियो जो हमारा डिफिब्रिलेटर है उसमें हमने एनर्जी सेलेक्ट करी, एनर्जी सेलेक्ट करके हम बोलते हैं एक बार ऑल क्लियर, ताकि सारे स्टाफ थोड़ा सा दूर हो जाए, हम खुद भी उससे दूर रहें पेशेंट के बेड से, ताकि टच में नहीं हो, करंट नहीं लगे। ऑल क्लियर बोल के डिलीवर कर देते हैं शॉक को और देखते हैं फिर थोड़ी देर में पेशेंट की रेट जो होती है वो नॉर्मल साइनस में कन्वर्ट हो जाती है। कितना क्या एनर्जी हम सिलेक्ट करेंगे, तो हम 120 जूल से स्टार्ट कर सकते हैं, इससे नहीं हो रहा है तो हम 150, 200, 300 और मैक्सिमम 360 जूल, मैक्सिमम 360 जूल तक हम यूज कर सकते हैं। 360 जूल तक हम यूज करके पेशेंट को कार्डियोवर्ट कर सकते हैं। अब एट्रियल फिब्रिलेशन के मैनेजमेंट में हम बात करते हैं अगला रिदम कंट्रोल की। पहले हमने बात की थी रेट कंट्रोल की, रेट कंट्रोल को हमने किस तरह से किया वो देख लिया। अब बात करेंगे रिदम कंट्रोल की। तो रिदम कंट्रोल करने का मतलब क्या है, जो एबनॉर्मल रिदम है, जो आरआर इंटरवल था अनइक्वल, उसको इक्वल करके नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट कर देंगे। हम एएफ को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नॉर्मल साइनस रिदम में। जो आरआर इंटरवल अनइक्वल था उसको क्या कर दिया हमने यहाँ पे, इक्वल कर दिया, तो ये रिदम हमारी नॉर्मल साइनस रिदम हो गई। तो हम रिदम कंट्रोल कैसे करेंगे वो देखते हैं। मान लो कि पेशेंट को अभी रिसेंटली एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है, जो पेशेंट की कंप्लेन है वो पिछले 48 घंटे से उसको ज्यादा नहीं हुए, मतलब 2 दिन से ज्यादा नहीं हुए, तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे मेडिसिन। मेडिसिन क्या, ड्रग ऑफ चॉइस है फ्लिकेनाइड। फ्लिकेनाइड हम प्रेफर करेंगे पेशेंट को अगर उसमें कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं है तो, है ना। और अगर पेशेंट के हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट है, मान लो पेशेंट को हाइपरट्रोफी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर या राइट वेंट्रिकुलर या एट्रियल हाइपरट्रोफी या और कोई भी एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट है, तो हम यूज करेंगे एमियोडार्न को, जो कि कॉर्डन नाम से फेमस है और कॉर्डन नाम से मिलता है। तो जब स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट है अगर हार्ट के अंदर, तो हम यूज करेंगे एमियोड्रोन को, जो कि कॉर्डन नाम से मिलता है मार्केट में। अब बात करें कॉर्डन की, तो इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट जो है वो है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन
अगर पेशेंट का बीपी पहले से ही कम आ रहा है, मान लो 90/50 पेशेंट का बीपी आ रहा है, तो हम यहाँ पे फिर एमेड्रन को यूज नहीं करेंगे। तो फिर हम जाएंगे किस पे? अनस्टेबल पेशेंट है, डीसी कार्डियोवर्जन पे। तो हम यहाँ पे रिदम को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज नहीं करेंगे, डीसी कार्डियोवर्जन करेंगे। अब बात करें हम पेशेंट को अगर 48 आवर्स से ज्यादा हो चुका है या 2 दिन से ज्यादा हो चुका है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कुछ भी, 2 दिन से ज्यादा का केस है, पुराना केस है, 2 दिन से ज्यादा पुराना, तो यहाँ पर हम रेट कंट्रोल को प्रेफर करेंगे। रेट कंट्रोल के लिए हमने ड्रग्स देख ली थी पहले, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डाइजोक्सिन। अगर इनसे भी बात नहीं बनती है, अगर इनसे भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हम डीसी कार्डियोवर्जन करेंगे। अगर इनसे भी बात नहीं बन रही हमारी, तो फिर हम डीसी कार्डियोवर्जन करेंगे पेशेंट का। तो इस तरह से हम एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट को मैनेज करेंगे। अब मान लो रिफ्रैक्टरी केसेस है, कोई पेशेंट है ऐसा जिसको हमने दवाइयों से भी ठीक करके देख लिया तो ठीक नहीं हो रहा है, हमने उसको डीसी कार्डियोवर्जन करके देख लिया मल्टीपल टाइम्स तो ठीक हो जाता है वापस से, फिर उसको एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, फिर वापस उसको डीसी देते हैं। तो इस तरह से बार बार हो ही जा रहा है, उसको डीसी देने के बाद में भी कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करें? जहां से वो एबनॉर्मल इंपल्स जनरेट हो रही थी उन पेसमेकर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अब बात करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन के बारे में। ये क्या है सर? इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो रिफ्रैक्टरी केसेस है हमारे पास, जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं, जो डीसी कार्डियोवर्जन से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, उन केसेस में क्या करते हैं, कैथेटर की हेल्प से, कैथेटर का यूज करते हैं इसमें। और जो एबनॉर्मल जो फोकाई बने हुए थे हमारे पल्मोनरी जो वेंस थी जो लेफ्ट एट्रियम में खुली थी, उसके अराउंड जो एबनॉर्मल फोकाई बने हुए थे उनको जला के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिससे हुआ क्या, अब ये जो बार बार इंपल्स जनरेट हो रही है एबनॉर्मल तरीके से, वो इंपल्स जनरेट होना बंद हो जाएगी। तो अब पेशेंट को बार बार एट्रियल फिब्रिलेशन जो हो रहा था वो नहीं होगा। अब बात करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ में फास्ट वेंट्रिकुलर रेट है, तो इस कंडीशन में थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं, चांसेस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, वो थ्रोम्बस जो है जहां कहीं भी जाएगा बॉडी में, जहां कहीं भी बॉडी में जाएगा थ्रोम्बस वहीं पे नुकसान करेगा। ब्रेन में चला गया तो ब्रेन स्ट्रोक। तो सबसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन की बात की थी हमने ब्रेन स्ट्रोक की, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। प्रिवेंशन के लिए एंटीकोएगुलेंट का यूज करते हैं। अब एंटीकोएगुलेंट का यूज कब करें, कैसे करें, क्या उसका क्राइटेरिया है, तो उसके लिए होता है कैट्स-वेस स्कोरिंग। वैसे तो इसके बारे में वीडियो नंबर 13, जो वीडियो नंबर 13 था हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन के ऊपर, उसमें हम बात कर चुके हैं। और एक बार देख लेते हैं। सी से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अगर है पेशेंट तो उसको एक स्कोर देंगे। एच से हाइपरटेंशन, अगर पेशेंट पहले से हाइपरटेंसिव है तो उसको एक स्कोर देंगे। ए से एज, अगर एज मोर देन 75 है तो 2 स्कोर देंगे, ज्यादा चांस रहेंगे यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन की। डी से डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, इस कंडीशन में भी एक स्कोर देंगे। एस से अगर प्रीवियस स्ट्रोक की हिस्ट्री पेशेंट को, या टीआईए ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक की हिस्ट्री है, तो उस कंडीशन में हम 2 स्कोर देंगे। पहले से अगर पेशेंट को स्ट्रोक हो चुका है या टीआईए हुआ है तो उसको चांसेस रहते हैं कि वापस से होने का। वी से वैस्कुलर डिजीज, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, तो हम एक स्कोर देंगे। ए से एज, अगर एज 65 से 74 के बीच है तो हम एक स्कोर देंगे। एस से सेक्स, अगर पेशेंट फीमेल है तो इस कंडीशन में भी हम एक स्कोर देंगे। स्कोरिंग हमने कर ली है, किस कंडीशन में कितना स्कोर देना है। अब इन स्कोरिंग की मदद से हम देखेंगे कि किस तरह से हमें एंटीकोएगुलेंट का यूज करना है, कब किस कंडीशन में हम एंटीकोएगुलेंट यूज करेंगे और किस कंडीशन में नहीं करेंगे। हमने स्कोर अगर 0 है तो हमें यहाँ पे एंटीकोएगुलेंट की कोई नीड नहीं है। स्कोर अगर 1 है तो हम सिंपल एंटीप्लेटलेट देके काम चला सकते हैं। एस्पिरिन दे दिया, या फिर हम वारफेरिन भी दे सकते हैं। यहाँ पे वारफेरिन का भी यूज कर सकते हैं, एस्पिरिन का यूज कर सकते हैं, वारफेरिन का यूज कर सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा है तो हमें एंटीकोएगुलेंट देना ही पड़ेगा। तो देख लिया हमने, वारफेरिन, नोवल एंटीकोएगुलेंट जो रिवारोक्साबेन, एपिक्साबेन, डेबिगेटोन है, इनका हमें यूज करना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह के लॉन्ग एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं टेक्सा वाई टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।